दोस्तों, आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में जो आपके 2013 के बाद किस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उनका जो आपके आंसर है वो भी हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके आए हैं। तो देखो, हमारा जो सिलेबस है उसमें आपके ये चीज़ें हैं। पहले तो हिस्ट्री पूरी थी शुरुआत में, लेकिन अभी जो 2021 का जो सिलेबस है मेंस का, अपन उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 21 के बाद जो आपके चल रहा है, और अभी आगे काफ़ी टाइम तक यही सिलेबस रहेगा। तो इसमें 2013 में जो है आपके भारतीय धरोहर, इंडियन हेरिटेज, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो ब्रिटिश एज है वहाँ तक की फाइन आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, आर्किटेक्चर है और लिटरेचर है, यानी ललित कला, प्रदर्शन कला, वास्तुकला और साहित्य। इससे आपके क्या प्रश्न पूछे गए हैं ये हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इससे लगभग आपके 18 में आपके दो क्वेश्चन थे। ठीक है, और दो ही क्वेश्चन जो थे आपके 2 नंबर वाले और दो ही 5 वाले थे, और 21 में आपके एक एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो यानी कि इस वाले पोर्शन से आपके क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे 5 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो। ठीक है, तो 2 नंबर और 5 नंबर का तो आता ही है। एक बार जो है आपके जब 20 मार्क्स वाला था तब आया था आपके गुप्त काल में विज्ञान व प्रौद्योगिकी, उस लिटरेचर के बारे में बताना था, तो बड़ा प्रश्न भी आ सकता है आपके। ठीक है ना, तो इस बार जो है आपके पूरे चांस है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इससे ये जो आपके क्वेश्चन बन सकता है 2023 में वाली आपके मेंस, जो अभी 2024 में होगी आपके। ठीक है ना, तो इसमें आपके इस वाले में टिक लग सकता है इस बार। ठीक है, 15 शब्द का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे संभावना पूरी है आपके इस वाले पोर्शन से पूछने की। फिर इसी तरीके से प्राचीन और मध्यकालीन भारत में रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन है, इससे आपके 21 में दो प्रश्न, दो दो वाले आपके सुहारवर्दी सिलसिला वगैरह वो आपके पूछे गए हैं, बाकी इससे नहीं पूछे गए हैं। तो इसमें आपके भक्ति और सूफी जो है उससे आप लोगों के इस बार काफ़ी हद तक संभावना बन सकती है। ठीक है, और इसमें नानक या कबीर से आपको कुछ चीज़ें हो सकता है कि इस बार पूछ ले, इनकी शिक्षाएं। ठीक है ना, और उनका महत्व है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न जो है यहाँ पे संभावना अपन बता सकते हैं। फिर इसी तरह से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ, 19वीं का मतलब 1800 से लेकर मॉडर्न इंडिया अपना 1965 तक, और इससे जो है आपके क्वेश्चन जो आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्तित्व और मुद्दे। ठीक है, तो ये जो है जहाँ पे आपके भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना होती है, देशी रियासतों के साथ संबंध है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा जो चीज़ें हैं, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अलावा है, उससे आपके प्रश्न 2021 में आपके आ चुका है। यानी कि 1857 जो आपके कुंवर सिंह है वो व्यक्तित्व से आपको पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्न की पूरी संभावना रहती है आपके। ठीक है, इसी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन है तो आसफ अली वगैरह पूछा आपके, और 10 मार्क्स के जो थे दो प्रश्न आपके इससे आए थे इस बार। ठीक है ना, दो कौन से थे? एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो अपन अगर उसको सामाजिक धार्मिक सुधार में ले तो एक आप मान सकते हो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उद्योगों का विकास किस प्रकार हुआ, वो प्रश्न जो था वो आपके, यानी 10 मार्क्स से इससे तो लगभग लगभग आपके, आप देख सकते हो हर साल बड़ा प्रश्न आता ही है। ठीक है, इसी तरीके से जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है इससे भी आपके 18 में भी बड़ा प्रश्न आया, 16 में भी आया, और आपके 21 में थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला आया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस के हिसाब से। ठीक है ना, बड़े प्रश्न के हिसाब से। फिर इसी तरीके से वर्ल्ड जो आपके हिस्ट्री है उसमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन इस बार आया था आपके, थोड़ा सा अजीब सा था, तो लगभग सभी गलत करके ही आए थे। ठीक है ना, कि आपके मोनालिसा जो है, सॉरी, जो लास्ट सपर है वो आपके कहाँ पे चित्रित किया गया था। ठीक है ना, लियोनार्डो दा विंची का। फिर इसी तरीके से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति से इस बार एक बड़ा प्रश्न आप सभी ने देखा था, और अमेरिकन क्रांति की जो बौद्धिक पृष्ठभूमि थी ये, तो यानी कि 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो आपके इस बार इस वाले क्रांतियों वाले पोर्शन से आया आपके। इसी तरीके से विश्व युद्धों का सिर्फ प्रभाव है, कारण नहीं है। अब आप यहाँ वर्साई की संधि पढ़ते हो तो फालतू ही पढ़ते हो, और उनके विश्व युद्धों के कारण लिखते हो आप, ये ड्यूक ऑफ फर्डिनेंड की हत्या हो गई, फलाना हो गया, जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया,
म्यूनिक समझौता, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ना हिटलर है ना मुसोलिनी है। फिर भी टाइम खराब करना है तो आपकी मर्जी, ठीक है ना, छूट है आप लोगों को, क्योंकि कहने से आप लोग संभलते नहीं हैं। ठीक है, 2021 में जो है इससे बड़ा प्रश्न नहीं आया, लेकिन 18वें विश्व युद्धों के प्रभाव से आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो था वो आपके जरूर पूछा गया। ठीक है ना, तो ये हमारा सिलेबस। अब देखते हैं क्या प्रश्न आया। देखो, जो एक बार प्रश्न आया था आपके 16 में कि अकबर के काल में लिखे गए 2 फारसी ग्रंथ। ठीक है, अब कईयों ने आईन अकबरी और अकबरनामा लिख दिया तो उनको भी पूरे नंबर दिए गए, जबकि वो तो एक ही पुस्तक का भाग है। ठीक है ना, तबकात अकबरी लिख लेते आप, मुंतखब तवारीख लिख लेते आप, ठीक है ना, तो आप बदायूनी की किताब लिखते, निजामुद्दीन अहमद की लिखते, ठीक है ना, फिर अबुल फजल की लिखते। ठीक है, खूब सारी थी चीज़ें लिखने के लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कई बार ऐसी आपके बुकलेट चेक होती है। आंसर, अर्जुन की तपस्या, ये आपके ये भी इसी वाले पोर्शन से आया हुआ है, पल्लव जो आपके रथ मंदिर है वहाँ से आपके पूछा गया है। ठीक है ना, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ये आपके जो है अर्जुन की प्रतिमा पिनाक ऑफ अर्जुना जो है वो आपके पूछी गई थी। इसी तरह प्राचीन भारत के किन 3 ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है आपके, तो ये दर्शन से पूछा गया आपके। ठीक है ना, तो ये इसमें नहीं, अपन उसमें दर्शन वाले में, धर्म और दर्शन में इसको रख सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें ये आपके आ जाएगा। हालांकि शंकराचार्य की पुस्तक का नाम भी आपके प्रस्थानत्रयी है, लेकिन आप सभी को पता है कि गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्रों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। फिर इसी तरह भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत जो है आपके ऑर्थोडॉक्स शाखाओं के बारे में पूछा है, अब की बार हो सकता है हेट्रोडॉक्स शाखाओं के बारे में पूछ ले, तो 4 का नाम उल्लेख करना था। तो इसमें आप लोग धर्म दर्शन वाले में भी अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके धर्म और दर्शन वाले पोर्शन में अपन रखेंगे, न कि परंपरागत जो कला वाले में। ठीक है, धर्म और दर्शन से ये पूछा गया, और इसमें आपके चारों के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है ना, तो आप सभी ने वेदांग पढ़ रखे हैं, तो वो वेदांगों की बात यहाँ पे थी 6 जो है। फिर आपके क्वेश्चन था मुगल स्थापत्य में शाहजहां के योगदान की समीक्षा करो। तो अब शाहजहां के योगदान की समीक्षा करनी है, तो आपने ताजमहल की जो भी विशेषताएं हैं वो सारी शाहजहां कालीन विशेषताएं हैं। पित्रादुरा है, संगमरमर का प्रयोग है, 4 मीनार है, 4 बाग है। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से अष्टभुजाकार मकबरा है। ठीक है, ये सारी बातें आपके किसकी आती है, शाहजहां की स्थापत्य कला की विशेषता। पर्णिल मेहराब है, सब चीजें इसमें आपके इंक्लूड है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन था मॉडर्न से कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के अग्रदूत थे, किस प्रकार थे, तो उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की भारत दूरदर्शा में। ठीक है, तो वो चीजें आपको राष्ट्रवाद से जोड़कर लिखनी थी, क्योंकि वही प्रवृत्तियां थी जो आधुनिक प्रवृत्तियों को दर्शाती है। तो इनका जो राष्ट्रवाद के विकास में जो योगदान रहा है उसके बारे में आपको चर्चा करनी थी। इसी तरीके से हड़प्पा स्थलों से प्राप्त कांस्य मूर्तियों पर लेख लिखो। तो सारे एक ही लिख के आए, मोहनजोदड़ो की नर्तकी, लेकिन इस स्थलों का पूछा है इसने, तो आपको लिखना था मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिल रही है। तो इसमें एक कांस्य नर्तकी थी आपके, साथ में आपके भैंस व भेड़े की मूर्ति थी। इसी तरह चनूदड़ो है आपके, और चनूदड़ो से आपके कांसे की इक्का गाड़ी मिली है। इसी तरह देमाबाद है आपके, कांसे का रथ मिलता है आपके। तो ये सारी बातें आपको बतानी थी, तो सिर्फ एक कांसे की नर्तकी से आपको पूरे नंबर नहीं मिलने थे इसमें। ठीक है ना, तो ये इस तरह का प्रश्न था। फिर आपके प्रश्न था मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली विडम्बना। आप ये देखो आरपीएससी की, ठीक है ना, और ये आरपीएससी के जो लोग हैं जो भी कॉपियां चेक करवाते हैं उन लोगों को एक तरीके से सीख है कि भैया इस तरह से बच्चों का भविष्य खराब मत करो। इसमें किसी ने मेवाड़ के राज सिंह का लिखा है तो उसको भी नंबर दे रहे हैं, और बेसिकली ये था पल्लव वास्तुकला का उदाहरण, तो उसको भी नंबर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास जो है आपके किसी तरह का कोई मॉडल आंसर ही नहीं है, यूं ही अंधेरे में ही तीर मार रहे हैं। ठीक है, और तुम लोग जिंदगी खराब करे हो भैया, जो भी आरपीएससी के एग्जामिनर है। ठीक है ना, तो ऐसी चीजों का ध्यान रखा करो। ठीक है ना, तो राज सिंह शैली का जो अर्थ है वो आपको यहाँ पे पल्लव वास्तुकला जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था उसके बारे में लिखना था आपके, सौर मंदिर वगैरह, तटीय मंदिर, रथ मंदिर। ठीक है ना, तो ये तो तुम एक की नहीं बना सकते हो मॉडल आंसर की, तो फिर काहे के तुम एग्जामिनर हो भाई।
प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध लिखो, तो ये 13 में आया था आपके। तो इसमें गुप्त काल और गुप्त काल से पहले से शूल सूत्र से शुरू करना था आपके, ठीक है। ऐसे गणित के मामले में, चिकित्सा के मामले में जो है आपके श्वेत केतु से शुरू करना था, वैदिक काल से, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी। फिर आपके इसके बाद जो है अपन बौधायन का धर्मसूत्र, जिसमें पाई का मान ज्ञात किया गया, और फिर बाकी जो चीज़ें नागार्जुन वगैरह, फिर गुप्त काल की आती है अधिकतर चीज़ें, ठीक है। तो वो पूरा आपको बताना था कि ज्योतिष के मामले में, खगोल शास्त्र, गणित के मामले में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा है, कौन कौन से ग्रंथ जो है वो आपके लिखे गए। इसी तरह एक प्रश्न था, अकबर के दीन इलाही की प्रकृति पर प्रकाश डालो। तो यानी कि ये भी धर्म और दर्शन से अपन पढ़ सकते, आप मान सकते हो, ठीक है। और दीन इलाही की प्रकृति वही थी जो अशोक के धम्म की थी। तो ये एक तरह से सभी धर्मों का सार या एक कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में था, वो आपको इसमें बताना था, ठीक है ना। बाद में जो मोहसिन फानी ने दाबिस्तान है महाजीब में इसको एक धर्म के रूप में बताया जहांगीर के समय, लेकिन ये था बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट जो था। भारत में बौद्ध व जैन धर्म के अतिरिक्त किन्हीं दो अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदाय आपको बताने हैं, यानी जैन और बौद्धों के अलावा उस समय कौन से आपके संप्रदाय थे। तो उसमें आपके कौन से संप्रदाय थे, तो एक तो आजीवक था आपके, इसके बारे में। यहाँ नास्तिक पूछे हैं, ठीक है ना, यहाँ निर्गुण नहीं पूछे हैं। इसमें भी लोग कबीर रैदास लिख के आए, और इस महान आरपीएससी ने उनमें से भी कईयों को नंबर दे दिए थे, ठीक है ना। तो ये विडम्बना है, ठीक है, कि जब आप प्रश्न पूछ रहे हो ढंग के, और जब आपको खुद कोई उत्तर नहीं पता है, तो फिर तुम क्यों कॉपी चेक करते हो भाई, ठीक है ना। तो अनिश्वरवादी का तो मतलब समझो, कम से कम जो पूछ रहे हो वो तो उत्तर तो तुम्हें पता होने चाहिए ना, ठीक है ना। और यहाँ पे अनिश्वरवादियों में कौन थे, एक तो थे आपके आजीवक, पकुद कात्यायन था, संजय बेलस्टी पुत्र था, ये थे आपके यहाँ पे। अजीत कैसमकलीन था, उनकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे लोग लिख रहे हैं आपके रैदास और कबीर, ठीक है ना, उनको अनिश्वरवादी बता रहे हैं, गजब हो रहा है, और उसमें भी नंबर मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें 2013 के बाद जो आरपीएससी ने अपना खुद का जो नुकसान किया है वो आपके काबिले तारीफ है, ठीक है ना। प्राचीन व मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन में फिर और कौन सा, तो परंपरागत वाला हो ही गया। इस बार सुहारवर्दी पूछा था आपके 15 शब्दों में, इसका वर्णन करना था। तो ऐसा संप्रदाय जो मुल्तान सिंध उच्च में लोकप्रिय था, ठीक है। बाउद्दीन जकारिया जो है आपके, उनकी बात है अपन यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सुहारवर्दी थे शेख आपके सुहारवर्दी, ये जो आपके राजकीय सहायता को स्वीकार नहीं करते, सॉरी स्वीकार करते थे, जबकि चिश्ती जो थे वो इसके उल्टे थे और राजकीय सहायता को स्वीकार नहीं करते थे। तो सुहारवर्दियों के बारे में जो है आपको बात करनी थी यहाँ पे। फिर है भारतीय परंपरा में ऋण की अवधारणा पर प्रकाश डालो। तो ठीक है ना, तीन जो ऋण है आपके, इनके बारे में बताना था। तो ऋण और रित पहले आपके दर्शन शास्त्र में भी था, अब आजकल उसमें है, ठीक है ना। पहले ये इतिहास में था ऋण की अवधारणा, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना था। तो तीनों ऋण, और वो तीनों ऋण किस चीज के प्रतीक है, ये बात। फिर आपके मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति की समृद्ध परंपरा। अब यहाँ निर्गुण भक्ति, यहाँ कबीर रैदास ये बताने हैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ चीजें वो आती है आपके, नानक हुए, कबीर हुए, रैदास हुए, ठीक है, गोरखनाथ जी हुए, और उनकी जो परंपरा थी वो आपके सारी निर्गुण परंपरा को दर्शाती है। तो यहाँ पे वो बात थी। फिर इसी तरीके से श्वेत जाति पर भार वाक्यांशकार, तो ये रुडयार्ड किपलिंग की जो कविता आपकी 1897 में, ठीक है ना, उसमें उसका नाम ही है वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। और इसका अपने को तो यहाँ सिर्फ 15 शब्दों में अर्थ स्पष्ट करना था। तो आपको ये लिखना था कि अंग्रेज जब भारत में आए या दूसरे उपनिवेशों में गए, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर अपने लूट की नीति को जारी रखा। तो ये अपन इसको औद्योगिक क्रांति वाले में, विश्व इतिहास में भी रख सकते हैं आपके, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी आप देख सकते हो। हालांकि ये पुनीत करते हुए इटली का और अंग्रेजों का जो कॉन्सेप्ट था ये आता उस वाले चैप्टर में है आपके, ठीक है ना, श्वेत जाति पर भार। तो ये कहते थे कि भाई उपनिवेशों की जनता हम पर भार है और हम उनको सभ्य बनाने के लिए यहाँ आए हैं। तो मेन जो थीम थी वो आपके ये थी। फिर इसी तरीके का प्रश्न था 1857 की क्रांति की प्रकृति की व्याख्या करो। बिल्कुल देखो, इतना छोटे में पूछा हुआ है, लेकिन सबसे जो पेचीदा प्रश्न है वो ये है। इसकी प्रकृति ये नहीं है कि सावरकर ने क्या कहा है, सीले ने क्या कहा है,
मजूमदार ने क्या कहा है, ठीक है, डिजरेली ने क्या कहा है, ठीक है ना, ये इसमें नहीं आता आप, ठीक है। प्रकृति में आपको बताना था कि आप इससे क्या समझते हो, कि वो एक स्वतंत्रता संग्राम था कि नहीं था, राष्ट्रीय आंदोलन था कि नहीं था, भारत में कितने लोगों की भागीदारी थी, उसकी क्या क्या सीमाएं थी, उन चीजों को आपको ध्यान में लेकर चलना था इसमें। फिर इसी तरह का प्रश्न है कि किस प्रकार 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, तो आपको इसमें भी सहमत नहीं होना है, बताना था कि निर्णायक मोड़ नहीं था, क्योंकि 1857 के बाद जो है, जो बड़े नीतिगत बदलाव नहीं आए, उल्टे जो शोषण की प्रक्रिया थी वो और संस्थागत रूप से जारी रही आपके, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर किसी भी तरीके की भारतीय जनता की कोई भलाई हुई हो 1857 की रिवोल्ट के बाद, या अंग्रेजों ने उन्हें कुछ छूट दी हो, तो वैसा हम कुछ भी नहीं पाते, ठीक है ना। तो वो सारी बातें उस संदर्भ में रख लिखना था आपको। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में कुंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालो, तो किस तरह से इन्होंने डैम्स को हराया, ठीक है, अतरौलिया का युद्ध जीता, ये सारी चीजें, किस तरह से अपना हाथ जो है काट कर गंगा जी को भेंट चढ़ाया, ये सारी बातें कुंवर सिंह की, आरा के, जगदीशपुर के थे, बिहार के शेर कहलाते थे, ठीक है, इतना कुछ लिखना था 50 शब्दों में आपके। तो ये 1857 से इसका मतलब हर साल आपके लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 50 वर्ड्स में, ठीक है। इसी तरीके का प्रश्न था, सीमांत गादी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, किस दल का, तो लाल कुर्ती वाला दल आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये आप सभी जानते हो। रेड शर्ट जो था वो आपके पार्टी बनाई थी उन्होंने, खुदाई खिदमतगार के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका, कैसे भूमिगत होकर उन्होंने रेडियो का संचालन किया, और आपके दूसरी पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने कैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, उसके बारे में आपको ये बताना था, रामन और लोहिया वगैरह ने। महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार एक जन आंदोलन बदला, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके, कि उससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन में क्या चीज थी और इन्होंने इसको मास मूवमेंट कैसे बनाया। तो फिर उनकी जो रणनीतियां थी, संघर्ष विराम संघर्ष, दबाव समझौता दबाव, नमक सत्याग्रह, ठीक है ना, और सत्याग्रह की जो विद्या, ठीक है, फिर जनता के जन प्रतीकों का प्रयोग, राम राज्य वगैरह, और जनता के जो सिंबल थे उनका प्रयोग, जैसे लाठी, धोती, ये सारी चीजें जो थी एक उसको उनको मास लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करती है, तो वो बातें आपको इस प्रश्न में बतानी थी, ठीक है। इसी तरह 20वीं सदी में भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के विकास की रूपरेखा, तो 2 चरण थे आपको बताने थे, 1896 से 1915 तक, और फिर 1924 से लेके 34 तक, और फिर आपको उनकी विशेषताएं बतानी थी कि कैसे इसका विकास हुआ और इस दोनों चरणों में क्या बेसिक अंतर था, ठीक है, तब जाके ये आपका क्वेश्चन होता। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों का विकास, जो इस बार पूछा था आपके, और कईयों को लगा कि ये औद्योगिक क्रांति से पूछा गया, जबकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया, इकोनॉमिक हिस्ट्री से पूछा गया आपके, ठीक है। और ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी थी। तो कौन से उद्योग हुए, रसायन हुए, दिया सगाई हुए, लोहा उद्योग हुआ, सीमेंट उद्योग हुआ, इनका जो है विकास, बॉम्बे प्लान, ये सब चीजें जो थी वो आपके परिषद भी बनाई गई। तो ये सब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो एक्टिविटीज़ थी, इन सब के बारे में मैंने वीडियो एक बना रखा है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में, उसमें आपके 16 का भी हिस्ट्री का है, 18 का भी है, और 21 का भी आपके पूरा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, पूरा फर्स्ट पेपर ही मिल जाएगा 21 वाला। तो आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की धार्मिक शिक्षाओं में आधारभूत अंतर क्या था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि ये आपके आर्य समाज था वो धार्मिक सुधारों की बात करता था, जबकि ये जन कल्याण और मानवीय कल्याण की बात करता था, ये सबसे मूलभूत अंतर था। भारतीय जागरण में स्वामी विवेकानंद का विशिष्ट योगदान क्या था, तो विवेकानंद जी के विचार आपको बताने थे, राजनीतिक विचार, धार्मिक आध्यात्मिक विचार जो भी उनके, और समाज कल्याण और युवाओं का जो संदेश था, वो सारी बातें इसमें आती है। इसी तरीके से 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती और प्रेरणा दोनों था, क्योंकि पश्चिम की चुनौती के स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप ही हमारे यहाँ धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद, ये सारी चीजें साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के परिणाम ही तो उत्पन्न हुई है आपके। लेकिन ये सिर्फ आपके पश्चिम की चुनौती के साथ साथ प्रेरणा भी थी, क्योंकि वहां से हमने शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, विचार, ये सब भी ग्रहण किए, तो इस वजह से भी रेल वगैरह की भी भूमिका रही राष्ट्रवाद में। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी जो हमारी मौलिक थी, जैसे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद,
दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटने का नारा, विवेकानंद जी। तो ये कोई भी न तो पश्चिम की प्रतिक्रिया थी, ना ही पश्चिम की प्रेरणा थी, वो हमारे फंडामेंटल चीजें थी, मौलिक चीजें। तीनों बातें आपको इसमें लिखनी थी। इसी तरह थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों की विवेचना करो। ठीक है, तो कई बार आप सोचते हो थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछ ली, कर्नल अल्कॉट लिख के आ जाते हो, बलावेटस की लिख के आते, इसके नंबर नहीं है भैया। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? थियोसॉफिस्टों के विचार। एनी बेसेंट ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया, सब ऐसे ही लिख के आए, और उसमें 3-3 नंबर 10 में से मिले हैं। लेकिन अगर आपको 7-8 नंबर लाने थे तो आपको थियोसॉफिस्ट यानी कि इस पूरी सोसाइटी के विचार क्या थे भारतीय संस्कृति को लेकर, उसके बारे में बात करनी थी। विश्व बंधुत्व की बात थी, पुरानी भारतीय संस्कृति का गुणगान करना और उसकी गौरव को वापस स्थापित करने की बातें थी, मानव कल्याण की बात थी। तो ये सारी बातें थियोसॉफिस्ट या ब्रह्म विद्या की बात थी, उपनिषदों की बात थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बतानी थी। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में राज्य पुनर्गठन आयोग, अब देखो इसमें भी राज्य पुनर्गठन आयोग के सारे सुझाव नहीं लिखने हैं, वो सुझाव लिखने हैं जो राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करते हैं। तो इसमें भी लोग अटक जाते हैं, सारी चीजें लिख के आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। तो इस बार जो भी मेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, 50 दिन बचे हैं आप लोगों के लिए, तो आप जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उसकी लैंग्वेज को है थोड़ा सा देखो, तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। इसी तरह रेनेसा मैन पूछा आपके, ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुआयामी हो, ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा हो, जैसे लियोनार्डो द विंची, जो एक साथ खूब सारे काम करते हो, उसको अपन बोलते हैं रेनेसा मैन। इसी तरह लियोनार्डो द विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर का कहाँ पर चित्रित किया था? तो लास्ट सपर पूछ लिया आपके, तो डेल ग्रेजी जो मिलान का चर्च था वहां पे, ये लोगों को मिला नहीं था आपके। लास्ट जजमेंट तो जो है आपके एंजेलो का था, और लास्ट सपर जो था वो आपके लियोनार्डो द विंची का था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक पृष्ठभूमि बताओ। तो इसमें आपको सैमुअल एडम्स, थॉमस पेन, ठीक है, ये सारी कॉमन मैन जो किताब लिखी आपके, ये सारी बातें लिखनी थी। ठीक है ना, फिर आपको जितने भी न्यूज़पेपर, बोस्टन न्यूज़ लेटर की बात लिखनी थी, ठीक है ना, फिलोसॉफिकल सोसाइटी की बात लिखनी थी। तो ये सारी बातें इसमें आती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वगैरह, उन सब का योगदान आपको बताना था, जिन्होंने क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की। इसी तरीके से ये तो मैंने जब पढ़ाया था तब क्वेश्चन ही ऐसे ही बनाया था, एज इट इज, वही लैंग्वेज थी आपके, इसी तरह का प्रश्न आया था। ठीक है, कि औद्योगिक क्रांति ने न केवल प्रौद्योगिकी क्रांति थी, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों को उसके बाद रहने के ढंग को परिवर्तित कर दिया। तो पहले तो आपको ये बताना था कि ये प्रौद्योगिक क्रांति कैसे थी, ठीक है, 40 शब्दों में। फिर आपको बताना था कि यह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी कैसे बदलाव लाने हुई, जिसके कारण दुनिया में पूरी जीवन शैली लोगों की बदल गई, और आज तक इसका प्रभाव अपन देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना था। वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। अब आप कहोगे कि ये तो आ गया, आप तो मना करते हो कि कारण से नहीं पूछते हैं। तो जब आप देखोगे 2021 से पहले का सिलेबस और शुरुआत का, जब 2013 में नया सिलेबस आया था, तब उसमें विश्व युद्ध के कारण भी थे। ठीक है, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये आया हुआ है। और वर्तमान जो सिलेबस में है उसमें ये चीजें आपके नहीं है 21 के बाद, इसलिए ये जो चीजें आपको नहीं पढ़नी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का विवेचना करो। ठीक है, तो प्रभाव बताने हैं, तो प्रभाव में आपको सारे बताने हैं, राजनीति क्या रहे, सामाजिक क्या रहे, सांस्कृतिक क्या रहे, और आर्थिक तकनीकी क्या रहे, तब आपके ये क्वेश्चन पूरा होगा। ठीक है, और प्रभावों में भी दूरगामी प्रभाव कौन से थे, निकट प्रभाव कौन से थे। ठीक है, तो ये भी आपके प्रभावों में भी सिर्फ राजनीतिक जो था वो पूछा था आपके, एग्जैक्ट आप देखोगे तो। ठीक है ना, और उसमें आप ऐसे लिखते कि दूरगामी प्रभाव क्या थे और आपके नजदीकी तात्कालिक प्रभाव क्या थे। तो इस तरीके से आपको बताना। तो ये हमारा जो न्याय बेच है, ये आपके पुराने विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, और ये आपके अभी शुरू हुआ है 31 तारीख से, 31 मई से आज शुरू होगा आपके। और आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इतने में अवेलेबल होगा, और फिर आप अगर नहीं कर पाते हो तो 1 जून से फिर इसकी जो आपके प्राइस होगी वो ये होगी। ठीक है, तो अभी जो भी पुराने, क्योंकि हर जगह पुराने स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि सर हमारे लिए कुछ करो। ठीक है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपके
कॉन्टैक्ट नंबर हो, वहाँ पर भी यही डिमांड है उनकी। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए फिर हमने ये आपके शुरू किया था, ठीक है। और ये लगभग 67% जो है वो आप लोगों को डिस्काउंट इस पे अवेलेबल है। और इसमें प्री और मेंस का पूरा कोर्स होगा आपके, ठीक है ना। तो वो आपको चिंता नहीं करनी है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो मेन मुद्दा है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अपन आर एस मेंस का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है हिस्ट्री वाले पार्ट में, जो इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में। तो देखो, एक तो प्रश्न की प्रकृति समझनी है कि पूछ क्या रहे हैं, भाषा पर ध्यान देना। सिर्फ मैंने कहा ना कि 1857 नाम देख लिया, राजी नहीं होना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम देख लिया, खुश नहीं होना है। आपको पूरा देखना है कि उसकी भाषा क्या है, पूछ क्या रहा है। जो तुम्हें आ रहा है वो नहीं लिखना है, जो पूछा जा रहा है वो लिखना है, ठीक है। आपको जो आ रहा है वो आपको उस पर थोड़ा सा सब्र रखना है, काबू रखना है। और लिखना वो है जो आपके पूछा जा रहा है। वो पूछा क्या जा रहा है, आपको लग रहा है 1857 का स्वरूप पूछ लिया, तो स्वरूप पूछ रहा है तो वो स्वरूप में उनके नाम नहीं पूछ रहा कि फलाने ने क्या कहा है, जो कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है, वो नहीं पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि आपने जो हिस्ट्री पढ़ी, 1857 की क्रांति पढ़ी, और उसकी क्या प्रकृति आपके समझ में आई, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एक तो प्रश्न की प्रकृति, इसको समझना है, चाहे क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े, आप उसको समझो। फिर इसका फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। पहले पेपर में भी पीछे रफ पेपर देते हैं, उसका मेन उद्देश्य ये है कि आप फॉर्मेट बनाओ, फिर आप आंसर लिखो, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि गणित तो है नहीं, फिर क्यों दिया रफ, क्या रफ करना है। तो रफ में वो चाहते हैं कि आप पहले वहाँ पे कोई फॉर्मेट बनाओ आंसर का, और फिर आप आगे लिखो, ठीक है। शब्द सीमा की जो बात है आपके, तो जितना स्पेस है वो पूरा फिल करना है 50 और 100 वर्ड में। और 15 शब्दों में जितना पूछा जाए उतना लिखना है। अगर कहीं नाम पूछा, एक पुस्तक का नाम लिखा पूछा, तो वो लिखना है। जैसे आपको पूछा कि फारसी अकबर के समय दो किसी फारसी ग्रंथों के नाम बताओ, तो आप सिर्फ लो लिख लेते, तब कहते अब अकबरी, ठीक है, और अकबरनामा। तो ये तो 4 ही शब्द हुए, ठीक है ना। लेकिन आंसर पूरा हो गया, 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आप पूरा लिखोगे कि अकबर के समय फारसी में कई ग्रंथों की रचना हुई, एक से बढ़कर एक महान ग्रंथ थे, उनमें तबकात अकबरी और अकबरनामा प्रमुख है, तो भी 2 ही मिलेंगे भैया, ठीक है ना। उसका दिमाग खराब और करोगे एग्जामिनर का, ठीक है, तब भी 2 मार्क्स मिलने हैं, और ये लिखने पर भी 2 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग सोच लेना, ठीक है। जिन जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 1857 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और गांधीवादी चरण जो है राष्ट्रीय आंदोलन का, क्रांतिकारी चरण, इन पर आपके ज़्यादा, आप लोग क्रांतिकारी चरण, इन पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरा जो है, आपके कला और संस्कृति वाले पे ध्यान देना है, विजयनगर स्थापत्य, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। एक तो ये चीज़, ठीक है। एक इस बार ये भी पूछे जा सकता है, स्तूप स्थापत्य और गांधार, मथुरा और अमरावती, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भक्ति में कबीर और नानक। तो ये चीज़ें जो एरिया है, अपने को लगता है कि इन चीज़ों से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप इन चीज़ों पर अगर फोकस करोगे तो हो सकता है कुछ फ़ायदा आप लोगों को मिल जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही बाकी जो सब्जेक्ट है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इनका जो पूरा आंसर कैसा होना चाहिए, किस भाषा में होना चाहिए, कैसे आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये मैंने खुद नहीं अपने जो है लिख कर आप लोगों के लिए पहले से ही यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आपको उनसे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो रणनीति थी उसकी बात हमने की। अभी अपने फाउंडेशन के प्रीलिम्स के बैच चल रहे हैं, ठीक है। कुछ बैचेज जो है फाउंडेशन और प्रीलिम्स के अभी 2 दिन पहले ही शुरू हुए हैं। न्याय बैच जो है वो 31 को ही शुरू हो रहा है। तो आप इन बैचेज को ज्वाइन करके लाभ ले सकते हो आर एस स्टडी सर्कल पर,
ठीक है, और जो लोग अभी मेंस दे रहे हैं उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके और इन पर्टिकुलर एरिया पे अगर वो ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक उनका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।